कल दिल्ली पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों को लेकर होगी पीएम से चर्चा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों पर लगी मुहर। 17 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा शुरू। किसान आंदोलन को कल 1 साल होगा पूरा। पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर कूच, बॉर्डर्स पर मनाएंगे सालगिरह। मंडी डबवाली में जलघर की टंकी पर चढ़े किसान, भूमि के उचित मुआवजे को लेकर किया किसानों ने हंगामा। अमृतसर से जामनगर हाईवे पर हुई है भूमि अधिग्रहण। नौकरी में 75% आरक्षण का मामला गरमाया। गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कानूनों को रद्द करने की मांग। कहा इंडस्ट्रीज के हित में नहीं है ये कानून। और नारनौल में दहेज हत्या मामले में 22 साल बाद मिला पीड़ित पक्ष को न्याय। लड़की पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए थे दहेज प्रताड़ना के आरोप। डिप्रेशन में की थी महिला ने खुदकुशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का, और मसला में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की ओर से वापस लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को बाकायदा देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते वक्त उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार को उम्मीद थी, हरियाणा सरकार को भी यह उम्मीद थी कि अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसान इस आंदोलन को और ज्यादा धार देने की कोशिश में है। क्योंकि कल इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है, यानी कि 26 नवंबर के दिन, यानी कि 26 नवंबर 2020 को ही यह आंदोलन शुरू हुआ था और कल 26 नवंबर 2021 यानी कि 1 साल पूरा हो जाएगा। और इसीलिए किसान यहां अपनी सालगिरह मनाने के लिए, यानी कि इस आंदोलन की सालगिरह मनाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी काफी संख्या में किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को यह भरोसा दे चुके हैं, किसानों को यह भरोसा दे चुके हैं कि कानूनों को अब लागू नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इन पर रोक लगा चुका है। उसके बावजूद भी यह आंदोलन आगे क्यों बढ़ रहा है और क्यों किसान या किसान नेता लगातार इस आंदोलन को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। कल 26 नवंबर है, यानी कि किसान आंदोलन का पूरा 1 साल हो रहा है। उसके बाद 27 नवंबर को एक बड़ी बैठक किसानों की ओर से की जाएगी और इसके बाद 29 नवंबर को संसद कूच का ऐलान पहले ही किसान नेताओं की ओर से, किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा चुका है। इन सब के बीच सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस बात का जिक्र पहले ही किया कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही इन कानूनों को वापस लिया जाएगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत से भी हमने बातचीत की थी, हमारे दफ्तर वो पहुंचे थे और हमने उनसे जब ये जानने की कोशिश की, उनसे हमने पूछा कि भाई आप बताइए कि अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का, इसको जारी रखने का औचित्य बनता क्या है। उनका ये साफ तौर पर कहना था कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा भी हमारे बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन वो मसले क्या हमारे पूरे हो गए? वो मसले अभी पूरे नहीं हुए और जब तक वो मसले पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया सरकार को और कहा है कि 30 दिन का समय सरकार के पास है, 26 जनवरी तक सरकार जो हमारी मांगे हैं उनको मान ले, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर अभी भी डेरा डालना कितना उचित है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसान कृषि कानून और इस आंदोलन को लेकर कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। बताते हैं इसके जरिए हम आपको कि किस तरीके से यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अभी इस आंदोलन के खत्म होने की किसी तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो क्या है किसानों की मांग, यह आपको हम बता रहे हैं। एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान। किसान आंदोलन में शहीद हुए करीब 452 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके साथ ही बिजली बिल को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। पराली जलाने पर किसानों पर सजा के प्रावधान को खत्म किया जाए। लखीमपुर खीरी हत्याकांड को अजय मिश्रा, जो आपको हम बता दें कि
आशीष मिश्रा के पिता हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग भी लगातार किसानों की ओर से अब ये जो मांग है वो पहले हालांकि की जा रही थी, लेकिन अब ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। तो क्या है किसानों की मांगे, ये आपको हम यहां पर बता रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कौन से अब मसले हैं। हालांकि सबसे बड़ा जो मसला था, सबसे बड़ी जो मांग थी किसानों की, वो केंद्र सरकार की ओर से पूरी कर दी गई है, क्योंकि लगातार राकेश टिकैत हो या फिर दूसरे किसान नेता ये कहते रहे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन अब क्योंकि कानून तो वापस हो चुके हैं, लेकिन घर वापसी अभी भी नहीं हो रही है, और इसीलिए लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जब कानून वापस हो गए तो घर वापस क्यों नहीं हो रहे हैं आप। और जवाब यही मिलता है कि हमारे और भी मसले हैं, और उन मसलों का ही हम यहां पर जिक्र कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन से ऐसी अब मांगे रहे इन किसानों की जिसको लेकर वो अड़िग हैं, और उनका कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जिसमें एमएसपी अब एक सबसे बड़ी मांग निकलकर सामने आती है। जब कानूनों की वापसी हो चुकी है, उसके बाद एमएसपी पर कानून की जो गारंटी है वो किसान मांग रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसके लिए तैयार होगी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हमने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है, और ये जो कमेटी होगी वो ये फैसला करेगी कि एमएसपी की गारंटी किसानों को किस तरह से दी जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये किसान मानने को तैयार नहीं है, और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डेरा डाले हुए हैं, और लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अब संख्या में इजाफा हो रहा है, यानी कि किसानों की संख्या यहां पर अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह एक तो यह है क्योंकि आंदोलन को कल 1 साल पूरा हो रहा है, दूसरी वजह यह है कि अब लगातार बैठक दर बैठकें की जा रही हैं, तीसरी वजह यह है क्योंकि कानूनों की वापसी हो चुकी है और इसीलिए इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। और यही वजह है कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनीपत की तस्वीर है। हिसार से, सिरसा से कई जिलों से जो किसान हैं वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। कुंडली बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, इन तमाम बॉर्डर्स पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई दिल्ली कूच अगर आप कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, क्यों दिल्ली कूच आप कर रहे हैं, क्यों यहां पर अब जबरदस्ती आप संख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी वो मान ली गई है। बावजूद इसके ये किसान मानने को तैयार नहीं है, और इनका यह कहना है कि जो 27 नवंबर को अब एक बड़ी जो बैठक हमारी होनी है, उस बैठक में भी बहुत कुछ फैसला हो रहा है, जिसमें यह फैसला भी होगा कि क्या 29 नवंबर को जो ट्रैक्टर मार्च संसद कूच करने की बात की जा रही है, क्या वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका फैसला भी 27 नवंबर को हो जाएगा। सारे साथियों को बेनती है, एक लाइन दे विच चलना है, बिल्कुल स्लो स्लो चलना। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद देखिए पावना, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली कूच वो यहाँ पर की है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उनका भी बयान सामने आ गया है, और उन्होंने ये कहा है कि जब कृषि कानूनों की वापसी हो चुकी है, केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले चुकी है, तो फिर आप आंदोलन किस बात का कर रहे हैं, आप इस आंदोलन को और हवा क्यों दे रहे हैं, आंदोलन को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसको लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े भी किए जा रहे हैं, किसानों की मंशा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद कूच करने से, दिल्ली कूच करने से आप सरकार को जो झुकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसमें कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सरकार ने आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी उसको वापस ले लिया है। तीनों कृषि कानून वापस किए जा चुके हैं। कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी इस पर गंभीर चर्चा हुई, और इसके बाद इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ली जा चुकी है। और उसके बाद अब इनको जब 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उस दौरान इन तीनों कृषि कानूनों को सदन के पटल पर रखा जाएगा, और वहां से इनकी वापसी का जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि संवैधानिक एक प्रक्रिया होती है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही जिस तरीके से कानून बने, उसी तरीके से इन कानूनों को रद्द भी किया जाएगा। और यही वजह है कि किसानों का भी ये कहना है कि जब तक जिस तरह से ये कानून बने उसी तरीके से जब तक इनकी वापसी नहीं हो जाती है, तब तक हम अपने घर वापस नहीं लौटने वाले। इसके अलावा और भी हमारे मसले हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।
और ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर ये किसान जो हैं वो जश्न में डूबे हुए हैं। देखिए दो बड़ी वजह है। एक तो इस जश्न की बड़ी वजह यह है कि आंदोलन 1 साल तक लंबा खिंचेगा। इन किसानों को भी इस बात का यकीन नहीं होगा कि 1 साल तक वो इस आंदोलन को चला पाएंगे। 1 साल इस आंदोलन को कल पूरा हो रहा है। आप उम्मीद करिए कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई भी आंदोलन इतना लंबा चला हो। अब तक कितने आंदोलन हुए इस देश के अंदर, लेकिन इतना लंबा आंदोलन कोई नहीं चला जितना लंबा ये आंदोलन चल चुका है। 1 साल कल पूरा हो जाएगा। पहली जो वजह है जश्न की वो है, और दूसरी जो जश्न की वजह है वो ये है कि कृषि कानूनों की वापसी हो गई। और इसीलिए किसानों का यह कहना है कि हमारी एकता के चलते ऐसा संभव हो पाया है कि इन सरकार को झुकाने में हम कामयाब रहे। और चलिए इसी को लेकर आज मसला में हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ सुरेश रोड जी भी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। और हमारी कोशिश होगी कि कुछ किसान नेताओं से भी हम बातचीत करें, चाहे फोन के जरिए ही सही, उनसे भी हम जानना चाहें कि भाई अब ये आंदोलन आगे आप क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं विदु रावल जी आपके पास जाना चाहूंगा, और सीधा सवाल मेरा सर आपसे ये है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और कितनी चिंताएं आपकी बढ़ रही हैं, क्योंकि कृषि कानूनों को केंद्र सरकार वापस ले चुकी है। आप उम्मीद कर रहे थे, खुद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की उम्मीद हो कि उसके बाद अब ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा, आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े मन के साथ अपना फैसला लिया, और उस फैसले के तहत मुझे इको आ रही है, मुझे बहुत जबरदस्त इको आ रही है। ठीक है प्रोफेसर साहब आप बोलते रहिए, और मैं गुजारिश करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि इसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए, इसको ठीक किया जाए, वो ठीक हो जाएगा। जी आप बोलते रहिए, आपकी आवाज क्योंकि हमें प्रॉपर आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं, उसको दुरुस्त करते हैं हम। चलिए जी बोलिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े दिल के साथ ये फैसला लिया कि भाई भारत के किसानों के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, और इसी तहत जो 4.5 लाख जो आत्महत्या कर चुके थे उनको सोचते हुए, उनका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनके हित में ही कानून बनाए थे, उनके हित में ही कानून बनाए थे अपनी टीम के साथ। लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा से बड़ा दिल दिखाते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला, जिसमें खुद झुककर भी देश नहीं झुकने दूंगा वाला जो उनका एक संकल्प है, उस संकल्प के तहत उन्होंने अपने जो कृषि कानून है जो कि किसान के हित में बनाए थे, वो देश के हित में वापस ले लिए। तो अब उम्मीद सारे देश को यही है कि ये लोग जिस विषय को लेकर, जिन कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन अब पूरा हो जाना चाहिए। अब ये जो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, इन ढोल नगाड़ों को बजाते हुए इन लोगों को अपने अपने घर लौट जाना चाहिए। बात तो यही होनी चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका आचरण सारा देश देख रहा है। मुझे लगता है कि अच्छी अच्छी चीजें करेंगे ये लोग। और विदु रावल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या तैयारी है, ये तो आप भी जानते हैं, इसको अपनी जीत मानते हुए। ठीक है विदु रावल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या इनकी तैयारी है, तो आप भी जानते हो। तैयारी अलग जी हाँ बोलिए रावल साहब, कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। अभी तक भी इको नहीं फिक्स हुआ है। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये अलग अलग धड़े हैं, इसमें अलग अलग स्वरों में बोलते हैं लोग। नाम तो संयुक्त है, लेकिन संयुक्त तो इनमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस नाते से मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, नहीं है प्रोफेसर साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, ये क्या सोच रहे हैं। रावल साहब आ रहा हूं मैं, और आपसे मैं जवाब भी लूंगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कमांडो रामेश्वर शरण जी हैं, किसान नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा। रामेश्वर जी, आप आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विदु रावल जी ये कह रहे हैं कि जब हमने कानून वापस ले लिए हैं तो फिर आप इस आंदोलन को हवा क्यों दे रहे हैं, क्यों उसको आगे बढ़ा रहे हैं, मंशा क्या है? मैं सुन नहीं पाया, प्लीज रिपीट कीजिएगा एक बार, क्या बताया आपने? जी रामेश्वर जी, विदु रावल जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर विदु रावल जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा बीजेपी के, और उनका ये कहना है कि जब हम कानूनों को वापस ले चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा देश को संबोधित करते हुए इस बात का ऐलान कर चुके हैं, देश को भरोसा दे चुके हैं, किसानों को भरोसा दे चुके हैं, उसके बावजूद आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको हवा दे रहे हैं, क्यों दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूरे पटल पे रखना चाहूंगा कि
ठीक बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इसी तरह से हम जो नेक्स्ट संसद का सदन रहेगा, जो कि 29 तारीख को होना है शायद, तो इसमें हम लोग अपना जो है ये 3 बिल की बात कर रहे हैं, इसको वापस ले रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है, इन 3 कानूनों के खिलाफ लड़ते लड़ते काफी सारी दिक्कतें आई हैं किसान तबके को, यानी कि 1 साल से जो आंदोलन चला है, किसानों की शहादतें हुई है, साथ साथ में इसके और भी काफी सारी चीजें जुड़ी है। एमएसपी को लेकर के हम शुरुआती दौर से लेकर के इसको चल रहे हैं, जबकि जितनी भी वार्ताएं सरकार से हुई है उसके बीच में हमेशा एमएसपी का जिक्र रहा है। और ये तो एक वो कानून थे जो जबरदस्ती किसान तबके के ऊपर थोपे जा रहे थे। लेकिन रामेश्वर जी, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि किसान को अगर बताना है, यानी किसानी बतानी है, तो एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तो आज तो किसान मरता जा रहा है, किसान का जिंदा रहना है मुश्किल हो रखा है। तो लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि तीनों कानून वापिस हों, लड़ाई ये भी है कि किसान की जो आय है, जिंदगी है या उसका जीवन है, वो भी सुनिश्चित हो, वो भी उसका भी कोई जिम्मेवारी ले, उसका भी कोई तरीका हो जीने का। लड़ाई यहाँ तक की है, तो लड़ाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है जी। लेकिन रामेश्वर जी, ये तो आप भी जानते हैं कि आप ही के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार ये बात कहते रहे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानूनों की वापसी तो हो गई है, लेकिन घर वापसी आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये माना जाए कि आप अपने वादे से पलट गए। आप जो बात कह रहे थे आप उस बात पर ही अब अड़िग नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी जितनी भी डिबेट रही है, पहले भी कानून की बात करें या उसके साथ में एमएसपी को, आपको मालूम है कि एमएसपी को हम हमेशा साथ में रखें पटल पे। अगर आप किसी भी डिबेट को उठाएंगे या किसी भी अनाउंस को उठाएंगे, नहीं, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल रामेश्वर जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत भी हूँ कि ये भी मांग आपकी थी। लेकिन सबसे लेकिन इस बात को तो जी रामेश्वर जी, लेकिन इस बात को तो स्वीकार आप करेंगे ना कि केंद्र सरकार ने आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी उसको पूरा कर दिया है। सबसे बड़ी मांग तो यही थी आपकी कि कानून रद्द होने चाहिए, कानून वापस होने चाहिए, ऐसा हो गया है सर? नहीं, कानून वापसी के लिए लड़ाई थी, ऑब्वियसली मैं इससे डिनाई नहीं करा, मना नहीं कर रहा हूँ, इनकार नहीं कर रहा। बट सबसे बड़ी बात यह है कि कानून वापसी का मतलब ये था कि कानून एक किस्म से जहर थे किसान के लिए, जो कि उसको खिलाया जा रहा था, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपे जा रहे थे। बट इसके साथ साथ लड़ाई हमेशा से जब भी टेबल पे वार्ता हुई है, सरकार के साथ वार्ता हुई है, उसके बीच में हमेशा एमएसपी को सर्वोपरि रखा गया है। अगर एमएसपी ने, तो किसान का जिंदा रहना ही मुश्किल हो रखा है। अब इस चीज को भी तो संज्ञान में लीजिए, जब भी काले कानूनों की बात हुई है, 3 कानूनों की बात हुई है, हमेशा उसके पैरेलल किसानों ने एमएसपी को भी ऊपर रखा है। जी ठीक है रामेश्वर जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं एक बार फिर से आपके पास जरूर आऊंगा। विद्यु रावल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजय राय जी जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय राय जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। संजय राय जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? मेरी सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए, लगता है अभी संपर्क नहीं हो पाया है, जैसे संपर्क होगा। जी जी संजय जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल संपर्क जी जी मेरी आवाज मिल रही है। जी जी संजय जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आवाज आ रही है। तो आपको मैं यही जानना चाहूंगा सर, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कृषि कानून वापस हो चुके हैं और किसान, हम इस बात को जिक्र बार बार कर रहे हैं कि बार बार ये बात कही जाती थी जो किसान नेता है उनकी ओर से कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कानून वापस हो गए, लेकिन घर वापसी अभी भी नहीं हो रही है, और अभी भी इस आंदोलन को किस तरीके से धार देने की कोशिश की जा रही है सर, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक बड़ा जमावड़ा अब दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? कानूनों की वापसी, इस बीच कृषि कानूनों को और ज्यादा धार देना। संजय जी, देखिए, 3 कृषि कानून पर किसान जो अपना आंदोलन किए हुए थे, पूरे 1 साल हो गया। 1 साल के बाद लगभग 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बचा होगा, जो भी है, 19 तारीख को इन्होंने किया है। और ये लगाइए कि इस कानून को वापसी करने के लिए जो प्रस्ताव और जो बात प्रधानमंत्री जी ने की, वो उन्होंने वापसी की, लेकिन इतने दिनों के बाद किया। पूरा 1 साल लग गया, 700 से अधिक किसान की डेथ हो गई। ये मामला था, किसान गुस्से में है, इस वजह से है कि एमएसपी कानून को 1 साल में ये वापस लेने को किए। आज कल मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसको क्लियर कर दिया गया, लेकिन इसकी प्रक्रियाएं बहुत टेढ़ी हैं। अभी पार्लियामेंट में भी इसको करना है, बहस में जाना है। पार्लियामेंट पहले लोकसभा करेगी, फिर राज्यसभा करेगी, फिर राष्ट्रपति जी के पास। जिस तरीके से कानून बना, इसी तरीके से कानून को हटाने के लिए भी प्रक्रियाएं हैं। पूरे 5 स्टेप्स लगते हैं, 5 स्टेप्स होंगे। आज पहला स्टेप ये हुआ कि उन्होंने मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव कर दिया, अब वो लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में जब टाइमिंग मिलेगा उस पर बहस होगी और सब चीजें होंगी। हाँ, किसान के ऊपर भरोसा उठ गया, किसान का भरोसा उठ गया है सरकार की बातों को और इनकी बातों को लेकर के, जो भी
पूरे साल भर में घटनाक्रम हुए हैं, 700 किसानों की शहादत हुई है, तो उसकी वजह से इन पे भरोसा इनका हट गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों को एमएसपी की जो बात है वो शुरू से कहता आ रहा है किसान कि भाई तीनों कानून हटा दो, एमएसपी की बात, ये तो एमएसपी इसको साथ साथ लेके चल रहा था। लेकिन अभी किसानों की ओर से भी देखिए, मैं भी किसान हूं और किसान परिवार से आता हूं, मुझे भी इस पे बात है और मुझे भी इसकी है कि कई जगह किसानों के ऊपर आज भी मंडियों में पड़ा है, जो किसानों की नेता लोग बात कर रहे हैं वो ठीक है, सरकार उसको डिनाई कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। और जिसके लिए किसान अभी फिर एक बार महापंचायत अपनी ये करेंगे 26-27 को, उस दिन मुझे लगता है कि ये निर्णय हो जाएगा कि सब लोग वापसी होंगे, एक सम्मान के साथ वापसी होंगे। हाँ, पार्लियामेंट के ऊपर दबाव एक बनाने के लिए ये किसानों को पूरे देश से बुला करके, और इसको देखिए कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी उस जगह पे स्पॉट पे पहुंच रहे हैं और टीकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं और सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं। सभी लोगों को एक महापंचायत के लिए किसी ने बुलाया नहीं है। चलिए संजय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहे हैं। हाँ, इनका पहले से प्लान था कि अब ये चीजें होनी है और इस काम के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी, अभी इन्होंने पहला कदम उठा लिया कि मंत्रिमंडल में पास कर दिया। अब ये लोकसभा जिस दिन स्टार्ट होगी 26-27 तारीख को, उस दिन से क्या नाम है, ये प्रस्ताव पेश होगा कि भैया ये वापस होना है। और 27 तारीख को ठीक है संजय जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो निधन हुआ है उनको लेकर के और सब चीजों को लेकर के कितनी देर पार्लियामेंट चलती है वो बात आएगी। ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास। प्रोफेसर विदु रावल जी क्या कुछ कह रहे थे? जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं सर ये कह रहा हूं कि मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी मुझे जाना है और समय की आप जानते हैं एक सीमा होती है। विदु रावल जी, मेरा सवाल सर ये है आपसे, और जो बात संजय राय जी भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जिस तरीके से सदन के अंदर, संसद के अंदर ये कानून बने, उसी तरीके से इनकी वापसी होनी है। और अगर किसान भरोसा प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी भी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी बातें तो बहुत सारी कही गई हैं, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर पाए, और इसीलिए हमें भरोसा अभी नहीं जग पा रहा है। हमें भरोसा नहीं है कि अगर आपने कह दिया, किन बातों पर खरे नहीं उतरे जी, किन बातों पर खरे नहीं उतरे? किसानों का आरोप ऐसा है। एक दो बातें बताइए, किन बातों पर खरे नहीं उतरे? नहीं, किसानों का ऐसा आरोप होगा तो नहीं। पहली बात तो आप इनको किसान कहना बंद कीजिए। चलिए सुनिए अब देखिए, फिर विदु रावल जी, फिर मैं कुछ कहता हूं आप बुरा मान जाता है। अगर इनको किसान नहीं माने तो कानून वापस कैसे हो गए? आप बताइए, किसके लिए वापस करें आप कानून तो इन्हीं लोगों के लिए वापस करें ना सर, जो विरोध कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, आप उन्हीं के लिए कानून आपने वापस किए है ना सर। जो लिखा है उस पर क्या जवाब दिया इन्होंने? उसको सार्वजनिक कर दीजिए। ठीक है, संजय जी आ रहे हैं आपके पास, इनको शांत करवाइए। हाँ ठीक है, वो शांत है, एक बार इनको शांत, ठीक है, वो शांत है सर। बोलिए आप सरकार ने। संजय जी पूरी बात आपका सवाल हो गया क्या पूरा? हाँ जी बोलिए विदु जी, बोलिए, अब आपकी बारी है। और संजय जी, आपसे गुजारिश है मेरी कि आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए विदु जी, बोलिए। हाँ, अब आपका सवाल पूरा हो चुका है, अब आप बीच में नहीं टोकेंगे। हाँ बोलिए। चलिए, अब किसान तो मैं हूं। किसान, जिस तरीके से संदीप जी ने कहा कि वो एक किसान परिवार से हैं, मैं खुद एक किसान हूं। मैं खुद एक किसान हूं जो आपसे बात कर रहा हूं। भाजपा का प्रवक्ता होने के अलावा मैं किसान भी हूं। इसलिए जिनका आपने पत्रकार के रूप में जिनका प्रस्तुतिकरण किया, वो ठीक है, अच्छे पत्रकार होंगे, लेकिन उन्होंने अपना व्यू पॉइंट जो रखा वो ऐसा लगा जैसे वो आंदोलन जीवियों के प्रवक्ता हैं। पहली बात, आंदोलन जीवी इसलिए चिरतार्थ हो रहा है कि जिस विषय के लिए आंदोलन कर रहे थे उस विषय को खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी। यह निटी ग्रिटी की बात है कि इसके बाद लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे। ये बिल्कुल ये निटी ग्रिटी की बात है। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये होना ही है, ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कानूनों का एक प्रोसेस चल पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं इन कानूनों को वापस लेता, यूनिलैटरली कहा। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी हम उसके बाद भी कानून करेंगे, हम उसके बाद भी आंदोलन करेंगे। तभी तो इनके लिए आंदोलन जीवी शब्द यूज किया, क्योंकि ये आंदोलन पर जीवित हैं। आंदोलन खत्म होना इनके लिए समस्या की बात लग रही है। आंदोलन खत्म करेंगे तो और बहुत सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। उस पर देश जानता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा बारीकी से, क्योंकि 2-3 अलग अलग सवाल है, मुझे सबके जवाब देने हैं। दूसरी बात, आपने किसान की बात कही है। किसान तो मैं हूं और किसान और लोग भी हैं, हो सकता है इनके साथ भी कुछ ना कुछ किसान होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि देश ने रिकॉर्ड पैदावार की है।
देश ने और हरियाणा प्रदेश ने रिकॉर्ड पैदावार की है। हमने 6.3% के हिसाब से हमने ग्रोथ किया है पिछले एक वर्ष में। दो फसलों की बात कर रहा हूं, रबी और खरीफ दोनों की। तो ऐसा कहना कि ये सब लोग एक साल से सड़क पर बैठे थे, तो खेतों में क्या चीन और युगांडा से काम कर गए लोग? एक तो ये प्रश्न है। दूसरा, ये कह रहे हैं जी महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, ये एज इफ इसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। साथ साथ कह रहे हैं कि 700 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये लोग हैं जो कि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को अपने इस आंदोलन में जबरदस्ती धकेल रहे हैं। और उसके बाद भी मेरा प्रधानमंत्री जी ने इनसे बार बार निवेदन किया कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस आंदोलन में बुजुर्गों को जाना चाहिए वहां। अब ये वहां पर उनको बिठाकर उनकी उन दुर्गम स्थानों पर उन विषम परिस्थितियों में उनको ऐसे मजबूर कर रहे हैं, तो ये तो उकसाने वाले लोग जिम्मेदार हुए ना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो शहीद शब्द का जो बार बार जो है ना ये दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमने बिसात पैदा की है। शहीद क्या होते हैं? शहीद वो फौजी होता है जो कि देश के लिए लड़ता हुआ शहीद होता है। वो नहीं होता है जो अपनी फौज में भी कुछ मृत्यु होती है, वहां पर भी एक डिस्टिंक्शन क्लियर है कि जो देश के लिए लड़ते हुए, दुश्मन के साथ लड़ते हुए, वहां पर जिसकी मौत होती है उसको शहीद कहा जाता है। जो किसी और नेचुरल डेथ्स जो होती हैं उसको भी शहीद कहेंगे। और ठीक बात कह रहे हैं, शहीदों के प्रति सम्मान होना चाहिए। इस आंदोलन में 2 लोग शहीद हुए हैं। एक तो पंडित मुकेश मुदगिल जी, जिनके ऊपर इन्होंने तेल छिड़क कर उनको शहीद किया, और एक दूसरे वो दलित युवक जिसको मार काट कर इन्होंने उल्टा लटका दिया। उन दोनों शहीदों पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। शहीद तो वो हैं। और या फिर ये कह सकते हैं जो पिछले 25 साल में जो 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, और जिनके कारण जिस आत्महत्या का क्रम रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी कैबिनेट जो है और सरकार जो है ये 3 कृषि बिल लेकर आई थी जो कानून बने बाद में, उनके लिए थी। उनको क्या कहेंगे? उनके लिए क्या वाक्य ढूंढेंगे, क्या संज्ञा ढूंढेंगे उनके लिए? ये बेकार की बात करते हैं। दूसरी बात, एक बात हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं, ये कहते थे कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये कहते थे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, फिर कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो उसी तर्ज पर इन्होंने कहा कि जी फिर गारंटी चाहिए, गारंटी, उसके लिए गारंटी चाहिए हमें। तो हमने कहा, हमने लिखित गारंटी भी देने को तैयार है। एमएसपी की बात इस संदर्भ में थी। विद्युरावल जी, मैंने पूरा मौका दिया आपको। दीजिए, अंतिम वाक्य है मेरा। अंतिम वाक्य नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। हाँ, बोलिए अमित जी, बात अधूरी रह जाएगी। बोलिए। अंतिम वाक्य मेरा, बोलू जी। तो एमएसपी की जो बात थी वो इस संदर्भ में थी कि 3 कृषि कानून जो आए हैं उससे एमएसपी पर या एपीएमसी पर, मंडी पर कोई खतरा है, इस संदर्भ में थी और उसकी गारंटी मांग रहे थे। जब कानूनी खत्म हो गए तो जिस प्रकार से यथावत चल रही थी एमएसपी, उसी स्थिति में, उसी प्रारूप में एमएसपी अब जारी रहेगी। एमएसपी पर अब क्या, जब कानूनी खत्म हो गए तो जो एमएसपी पर ये संकट, ये काल्पनिक संकट जो पैदा करता हुआ दिखा रहे थे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। खत्म हो गया सर, जवाब ले लेते हैं। विद्युरावल जी जवाब ले लेते हैं। रामेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? आपने पूरी बात सुनी है विद्युरावल जी की? इन्होंने सामने बुक जी, जवाब दीजिए सर। पढ़े जा रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कोई बात जवाब दीजिए कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो है ना, इनको होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने आंदोलन जी बोला, मैंने जो बोला, मैंने जो किया, मैं उनसे माफी मांगता हूं, किसान है ये। अब तक इनके जो ये चेले चपाटे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ किताबें पढ़े तो आपको भी समझ आएगी बात। एक बात है। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं शहीद का इनको मालूम नहीं है। आप मेरी किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको भी विषय समझ आएंगे। मैं एक सैनिक और मेरे को अच्छे से मालूम है शहीद और शहादत क्या होती है। अगर शहीद सिर्फ सैनिक है तो ये भगत सिंह जी को भी शहीद इसीलिए नहीं मानते। बताइए। क्योंकि इनकी वजह यही है, क्योंकि इनकी जो प्रेसी है, इनकी जो किताबें, उनमें यही लिखा है। भगत सिंह को शहीद ना मानने वाले 50 साल वाले लोगों का तो समर्थन ले रहे हैं, कांग्रेस नहीं मानती। जो इनकी विचारधारा कर रही है, उसको जोड़ने का काम किसान ने किया है। आज किसान ने हिंदू मुस्लिम को भी इकट्ठा खड़ा कर दिया। आज किसान ने खुद एक कौम बन करके इकट्ठा होकर के ये जो निरंकुश जो शासन कर रहे थे, जिस तरीके से जिन्होंने कानून इस तरह से थोपे थे, उसको रोकने का काम किया। अब ये बोल रहे हैं कि ये आंदोलनजीवी है। ये आंदोलनजीवी नहीं है श्रीमान जी, ये सारे के सारे वो किसान हैं जो घर पे खेती करके अपना टन बांध करके बारी आंदोलन से जीवित हैं, तो आंदोलनजीवी तो हुए हैं। अब बोलते हैं कि आंदोलन को छोड़ना नहीं चाहते,
जो आंदोलन करने के बहाने ढूंढते हैं, जो आंदोलन में रहना चाहते हैं, सदैव सदैव रहना चाहते हैं, हम ऐसे कोई तो वो लोग आंदोलन जीवी तो हुए करते हैं। हम किसान हैं, अपने घर से दाना उठा करके, दाना खा करके पेट काट, हम भी ऐसे कोई प्रवक्ता नहीं है जो सैलरी पर काम करते हैं। हमारे पास विदेशी फंड भी नहीं आता है, हमारे पास भी कोई पत्तल पर काजू और किशमिश भी नहीं चाटते हैं। हम भी अपना घर फूंक कर राजनीति करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब खुद माफी मांग करके किसानों से कि मैं कानून को वापस लेने का काम कर रहा हूं, तो वहां पर विदेशी फंड सेना के रूप में आप तो वहां पर काजू में पत्तल और किशमिश भी काट रहे हैं। भारत विरोधी ताकतें भी आपके साथ जुटी हुई हैं, आतंकवादियों की तस्वीरें आपने वहां अपने टेंटों पर लगाई हुई हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो तेल डाल करके जला दिया गया वो शहादत है। अब अगर उसकी परतें खोलें, परतें दर परतें खोलें, क्योंकि प्रशासन इनका, सरकार इनकी और कानून इनका, अगर ये परतें खुलवाना चाहें तो उसकी खोल करके परतें अच्छे से उनको दोषियों को पकड़ना चाहिए। अब इन्हीं बात में ये आगे चलेंगे तो इन्हीं के आदमी पकड़ में आएंगे, खोल लेंगे, ठीक है ना, इन्हीं के आदमी पकड़ में आने, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार। लेकिन रामेश्वर जी ये तो आपको किसान मानने को भी तैयार नहीं है। रामेश्वर जी ये तो आपको किसान मानने को भी तैयार नहीं है। इनका कहना है आप किसान नहीं है। पहले गलती नहीं है, मैंने अगर किसान आपको बोला तो उनको आपत्ति है इस पर। वो कह रहे हैं कि इनको किसान मत कहिए पहले तो आप। बातें रखते हैं ना, ये किसान है ना किसानी जानते नहीं। तो खेत में जो काम कर रहे हैं वो कौन है? अगर ये किसान है तो खेत में काम करने वाले क्या वकील हैं? अगर ये किसान है तो जो खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। विदु रावल जी तो और रामेश्वर जी काम करने वाले ठीक है। विदु रावल जी, रामेश्वर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। विदु रावल जी फसल कौन, ठीक है। विदु रावल जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास। तो उकसा रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं या उकसा रहे हैं? नहीं, मैं प्रोटेस्ट में इस डिबेट को छोड़ रहा हूँ। आप सवाल विदु रावल जी आप अब सवाल लीजिए। नहीं, सवाल ही तो है सर, सवाल ही तो है मेरा। डिबेट को तुरंत छोड़ रहा हूँ अभी। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डिबेट छोड़ने से क्या होगा सर? डिबेट छोड़ने से क्या होगा? ये आप ही ने क्या युगांडा और चाइना से काम कराए? ये आप ही से पूछ रहा हूँ विदु रावल जी, मैंने आप ही का सवाल तो पूछा उनसे, मैंने आप ही का सवाल तो उनसे पूछा है। मेरा सवाल आपसे है, मेरा आपसे सवाल है। सवाल उनसे पूछे सर, मुझसे मेरा काम सवाल पूछने का, मेरा काम जवाब देने का नहीं है। तो मैं चीन और युगांडा से काम कराए क्या सर? मेरा काम कैसे हो? विदु रावल जी मेरा काम सवाल पूछने का है, सवाल का जवाब देने का काम आपका है सर। ये कैसे हो रही है? लेकिन आप नाराज हो जाते हैं, इसमें मैं क्या करूं बताइए? तो आप उल्टे आप तो उकसा रहे हो। सर आपने जो कहा मैंने वही सवाल उनसे पूछा है। आपके सवाल का भाई आप कहा, आपके सवाल का जो चीज मैंने उनसे पूछा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है सर, ठीक है। इस बहस में हम नहीं पढ़ते। विदु रावल जी मैं आ रहा हूँ, मैं पता करता हूँ आपको एंकर किसने बनाया। अरे सर एंकर मुझे किसने बनाया ये आप थोड़ी तय करेंगे सर। मैं अपनी मेहनत से एंकर बनाया, मैं अपनी मेहनत से एंकर बनाऊं, आपने मुझे एंकर नहीं बनाया। और विदु रावल जी ये मेरे और आपके बीच की डिबेट नहीं है। विदु रावल जी ये मेरे और आपके बीच की डिबेट नहीं है। मैं आपके रहमो करम से एंकर नहीं बना, मैं एंकर अपनी मेहनत से बनाऊं। आप पर्सनल हो जाते हैं। आप पिछली बार आए थे तब भी पर्सनल हो गए थे, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं समझ नहीं आता आपको। सवाल आपको चुपते क्यों है? मेरे खेतों में सवाल काम कराए क्या? आप किसान चलिए, आप समय खराब कर रहे हैं विदु रावल जी, आप समय खराब कर रहे हैं विदु रावल जी, आप समय खराब कर रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनका भी समय खराब कर रहे हैं सर। ठीक है संजय जी, सवाल मेरा आपसे है संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ठीक है, वो सारी बातें चलो समय समझ आती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है ना संजय जी कि अगर प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं, देश को संबोधित करते हुए किसानों को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जिस बात का विरोध आप कर रहे हैं, आपके सबसे बड़ी मांग को हम मान रहे हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन को इस तरीके से आगे बढ़ाना आपको लगता है ये जायज है, ये ठीक है? आपको लगता है कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए? जब प्रधानमंत्री इस बात का भरोसा दे चुके हैं, उसके बाद बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए, आगे आंदोलन को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है संजय जी? आंदोलन ये केवल ऐसे लोगों, ऐसे प्रवक्ताओं की वजह से हो रहा है कि जो लोग बीच बीच में आके अपनी बातों को रखते हैं और पब्लिक को उकसाते हैं। आज ये देखिए खुलेआम चैनल पे एंकर को, जो कि मतलब बात भी नहीं रख सकते अपनी, हम क्या नाम है, मतलब ये चंद गुंडे तय करेंगे कि हम अपनी बात रखें या ना। विदु रावल जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, ये लोग तय करेंगे। विदु रावल जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे,
विदु रावल जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उन्होंने पूरी बात आपकी सुनी है। पत्रकार एक आंदोलन, आप भी संयम बरतिए सर, आप भी संयम बरतिए, बात को भी गलत बात को भी आप भी संयम बरतिए। आप दूसरों को सीख देते हैं लेकिन आप उसको अपने ऊपर भी अमल करिए। जी बोलिए संजय जी। बात ना करिए। हाँ संजय जी आप बोलिए। आप अमर्यादित बात मत कीजिए, अमर्यादित बात मत कीजिए। संजय जी बोलिए आप। ठीक है, नहीं चीन और युगांडा की अमर्यादित भाषा, किसान यहाँ अमर्यादित भाषा कोई नहीं बोलेगा, किसान इसकी इजाजत किसी को नहीं है। संजय जी बोलिए। कौन कौन लोग किसान और क्या अपने आप को ये विदु जी कह रहे हैं कि मैं पत्रकार, मैं अरे संजय जी ये विदु जी की, ये मेरी, ये आपकी कोई पर्सनल डिबेट नहीं है सर। ऐसी होते तो इस तरह की जनता के सरोकारों की हम बात कर रहे हैं, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, कृषि आंदोलन की बात कर रहे हैं सर, आंदोलन नहीं था, कृषि कानून की बात कर रहे हैं, आप उस पर बात करिए। आंदोलन किया तो कोई आंदोलन भी नहीं थे, बातें बहुत निकलेंगी, बातें बहुत की जाएंगी और हर काम के लिए हर बात को लेकर के बातों को उलझाना। अभी प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, ये लोग उकसा रहे हैं हम जनता को कि जनता में भगदड़ मचे, बवाल मचे, कुछ न कुछ किया जाए, कानून का हो। अभी उसका असर, इनकी जितनी भड़काने की बातें हैं इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, इससे पहले कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, उन सब चीजों को इन लोगों ने दरकिनार करके आंदोलन जीवी और ये सब चीजें कह करके किसानों के हित के लिए ही कर रहे होंगे प्रधानमंत्री भी कार्य, और देश के लिए बैठे हैं वो भी, उन सब चीजों को दरकिनार करके ये लोग बात करते हैं दूसरी तरफ ले जाकर के। नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन संजय जी समझा नहीं सकते। संजय जी ये बात तो आप भी जानते हैं। संजय जी सवाल तो सुनिए मेरा, ये बात तो सही है ना कि देखिए सबसे जो बड़ी मांग थी किसानों की वो पूरी हो चुकी है। बार बार इन किसानों की ओर से, किसान नेताओं की ओर से यही कहा जाता था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब कानून वापस हो चुके हैं तो घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, आपको नहीं लगता है कि जो अपनी बात ये लगातार कह रहे थे, जिस बात का दावा इनको से किया जा रहा था, अब उसको दरकिनार कर ये दिल्ली की सीमाओं पर अभी भी बैठे हुए हैं। सवाल ये है सर, और प्रधानमंत्री की बात का भरोसा नहीं कर रहे सर। देश के प्रधानमंत्री पर तो यकीन किया जा सकता है ना सर, क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल ये है। टूल किट वाले लोग हैं जो आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की बात पर सुने हुए प्रधानमंत्री की बात पर कैसे विश्वास कर लेंगे? ये विश्वास आकाओं का आदेश नहीं है अभी आंदोलन खत्म करने का। पूरे आजादी से लेके अब तक के पूरे इतिहास में पहली बार अभी आकाओं ने आदेश नहीं दिया है। विश्वास का बात आई है। बातों को अभी टूल किट पर चलने वाले लोग हैं ये, और यही टूल किट मिलती है, विदेशी टूल किट आती है। या क्या हूँ मैं भी अन्न खाता हूँ, हाँ मैं किसान से जुड़ा हुआ, मैं खेती भी करता हूँ, जो अन्न खाता है वो किसान ही हुआ। और रही बात इन्होंने कही बात कि किसान जो मरे, आत्महत्याएं की, तब क्यों की, उसके भी बहुत से कारण हैं, क्योंकि वहां पर पूंजीपतियों का साम्राज्य था, उन्होंने किसानों को कर्ज के नीचे दबा दिया था। पंजाब में मरे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरे हैं, मध्य प्रदेश में मरे हैं जहां इनकी सरकारें हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास। इसको कहेंगे रामेश्वर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? लोन लेते थे। जी जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। रावत साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, राय जी मैं आपके पास भी आऊंगा। बातों को बरगलाने से नहीं चलेगा। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। रामेश्वर जी मेरा सीधा सवाल आपसे यह है सर, 26 नवंबर कल आप सालगिरह मनाएंगे क्योंकि आपके इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। 27 नवंबर को एक बहुत बड़ी बैठक आप करने जा रहे हैं, ये भी जानकारी आ रही है, जिसमें आप बहुत बताया जा रहा है कि कुछ फैसले भी ले सकते हैं। 29 नवंबर का आप ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि आप संसद कूच करेंगे, वो भी ट्रैक्टर्स के साथ 500 किसानों का जत्था जाएगा। हालांकि उसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी इस बात का निर्णय आपको लेना है और 27 तारीख की जो बैठक है आपकी 27 नवंबर की, उसमें इस पर फैसला होगा। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, 29 नवंबर को जो संसद कूच की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको लगता है वो जायज है? और क्या आपको वो तस्वीरें याद आती हैं लाल किले की? क्या वो तस्वीरें आपको याद आती हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ? और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि स्थिति अगर फिर से अनियंत्रित हो गई तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी? आपको नहीं लगता है कि आपको अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए? देखिए इसमें भी 2-3 बातें एक साथ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि 500 लोगों का जत्था जाएगा ट्रैक पे, वो भी परमिशन के साथ जाएगा, वो भी उसको भी पूरे चैनलाइज तरीके से लेके जाया जाएगा। ऐसे नहीं कि एक भीड़ के रूप में क्राउड चला गया और वो भी बगैर डिसिप्लिन के। दूसरी चीज ये कि जो भी चीजें फाइनल होंगी वो अभी मीटिंग के बाद होंगी। तीसरी चीज जिस पर हम बात कर रहे हैं, बार बार वो चीज निकल के आ रही है कि किसानों की मांग मान ली गई है, फिर भी ये लोग बैठे हैं वोट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारा मुद्दा एमएसपी को लेकर है। हमारा मुद्दा किसानों की जो हालत हुई है इस 1 साल के दौरान, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 700-750 परिवार
यानी कि जिन्होंने अपनी शहादतें दे दी है, किसान जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उनके परिवार के बारे में सरकार क्या करे, क्योंकि सारी चीजें आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। उनके ऊपर जो लोग उनके ऊपर जिनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं कानूनन रूप से आंदोलन के चलते, उनके ऊपर क्या सरकार का स्टैंड है। और मुख्य रूप से जिस प्रकार से हम काले कानूनों की बात करते, 3 कानून तो किसानों ने कभी बोला ही नहीं, इनको हमेशा काले कानून कह करके पुकारा है। ये तो ठीक है कि प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है कि हम जो नेक्स्ट सेशन आएगा यानी शीतकालीन सत्र आएगा उसमें हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो एक और चीज है जो सौंपी जा रही थी, लेकिन एक जो मुख्य मांग है वो है किसानी को बचाने की, वो किसान को जिंदा रखने के लिए, वो है एमएसपी। जब तक सर एमएसपी पर भी कानून की गारंटी देने के लिए सर देखिए सरकार डिनाई तो कर नहीं रही है, सरकार कह रही है बाकायदा एक कमेटी का गठन भी करने की बात कर रही है सरकार। किसानों को चाहिए कि नहीं, किसान सरकार इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन करने की बात भी कर रही है। तो सरकार पर इतना तो यकीन आप करिए ना, सरकार पर इतना भरोसा तो आप करिए ना, आपकी जो बड़ी मांग है उसको पूरा कर दिया, बाकी मांगे भी आपकी पूरी होंगी। लेकिन इसके एवज में आप सड़कों को घेरे बैठे रहे, आम जनता को इससे कितनी परेशानी हो रही है इसका भी तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा ना सर, इसके बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा ना सर, उसको भी तो आप सोचिए। व्यापारियों को कितना नुकसान हो रहा है, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बार बार बैठक कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप इसको खत्म करवाइए, हमें नुकसान हो रहा है, लाखों करोड़ों का नुकसान अब तक उनको हो चुका है, तो उसका भी तो आप ध्यान रखिए ना सर। आप भी तो देश के नागरिक हैं, तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि विश्वास करें तो हम लोग किस पे करें, क्या उन लोगों पे करें जो आज तो कोई वादा करते हैं और उसको आने वाले टाइम में उसको चुनावी जुमला बता देते हैं। एक बात आज कोई कमिटमेंट करते हैं और कल होकर के उसको बदली कर देते हैं कि अभी कानूनी अमली जामा उसको पहनाया जाएगा। कमेटी बनना, आपने पूछा नहीं बनने के ऐसा कौन सा वादा है जो पूरा नहीं हुआ? उस कमेटी का फैसला नहीं आया। आपके पास आऊंगा, आप पूछ लीजिएगा विधु रावल जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, आप पूछ लीजिएगा अगर आपको लग रहा है। जी मैं बात करना चाह रहा हूं इस पे कि अगर कानूनन कमेटी बना दी गई, उस कमेटी का कोई डिसीजन का कोई टाइम रहेगा या उसको अमली जामा देने के लिए? ठीक है रामेश्वर जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रामेश्वर जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रामेश्वर जी मैं आऊंगा आपके पास, विधु रावल जी के पास चलते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप बताइए कौन सी मांग पूरी नहीं, कौन सी मांग पूरी नहीं हुई, कुछ कहते हैं तो आप बुरा मान जाते हैं। सर आप 2022 में किसानों को आय दोगुना करने का दावा कर रहे हैं, 2022 आने वाली हो जाएगी, आप हो जाएगी, आप बता दीजिए मुझे, चलिए सुनिए हो जाएगी सर। आप अभी बोल रहे थे ना, आप एक जवाब वो बताइए कौन सी मांग पूरी नहीं हुई, बताइए जवाब दीजिए मुझे। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का दावा आप कर रहे थे, हो जाएगी सर? अब आप बोलिए। हाँ मैं बोल लिया। प्रश्न हो गया आपका? बोलिए आप। प्रश्न हो गया आपका? हाँ प्रश्न पूरा हो गया, बोलिए आप। प्रश्न हो गया, चलिए अब मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा और उससे पहले जो प्रश्न है उनका भी जवाब। हाँ बिल्कुल दीजिए, बोलिए। देखिए ये बात पूछना, ये लगातार ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, तो ये एक एंकर का स्वाभाविक धर्म बनता है ये पूछना कि इससे पहले कौन सा एक दो उदाहरण ऐसा बता सकते हैं। सर आप मुझे ये मत बताइए कि मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अरे भाई आप अपना काम करिए, मेरा अपना काम, मुझे अपना काम करने दीजिए। आपको एंकर नहीं पता कि एंकर क्या होता है? अरे सर आप मुझे मत बताइए, मैं बोलने मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। आपको आपका एजेंडा पत्रकारिता है क्या? आप जवाब दीजिए सर। आपके पास जवाब नहीं है तो आपने एजेंडा सेट कर दिया कि मैं एजेंडे से काम कर रहा हूँ। आप अपना काम कर रहे हैं सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप क्यों इसको पर्सनली कर रहे हैं? आप इसको पर्सनल डिबेट बना रहे हैं सर। आप पढ़े लिखे इंसान मुझे लग रहे हैं सर, पार्टी के प्रवक्ता हैं इतनी बड़ी, आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आप इसको पर्सनल डिबेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सनल डिबेट नहीं है सर। प्रश्न को बहुत टाइम खराब कर। जी पूछिए, सवाल जवाब दीजिए सर। मैं पता करूंगा जी बोलिए। ऐसे आपको कुछ रिफाइनमेंट की सुनिए। अरे विधु रावल जी आपको अब आपने सवाल बोलिए, आप बोलिए, मैंने तो बताया आपको क्या सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। सुनो यार भाई, आप बोलना बंद करो एक बार, थोड़ी देर बोलिए बोलिए। अरे सर चिल्लाते नहीं, बोल दिया, बोलिए आप, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप एंकर के ऊपर किस तरह पत्रकारिता पर आप उठा रहे हो ये बताइए। आप इतना पानी पी लेंगे जब तक आपकी बात। हाँ मैं पानी पी चुका हूँ, मैं फिर पी लूंगा पानी, आप बोलिए। आप सैलरी दे रहे हो क्या? ठीक है। अरे संजय जी, पत्रकार चला रहे हो? संजय जी अब आप संजय जी को बोलने दीजिए। संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, संजय जी बोलने दीजिए उनको। पत्रकार को आप लोग बोलिए। अरे तुम्हें पत्रकार बताऊंगा मैं क्या होता है पत्रकार में। तुम्हें 4 सवाल पूछूंगा, एक का जवाब नहीं आएगा तुम्हें। हाँ ठीक है संजय जी, संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा। विधु रावल जी अच्छा सुनिए जी बोलिए। नहीं ये गलत कह रहा है, पत्रकारिता पे बात कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है उसको संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, धैर्य से
हाँ, बोलिए। 2000 बाद में आय कैसे ऊंचा आगे बढ़ाएंगे? हाँ, बोलिए संजय जी, विधु जी बोलिए। किस तरह किसान को आगे बढ़ाएंगे? आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ। संजय जी आप भी पेशेंस रखिए। कब आपका ये नौटंकी गैंग कब चुप होगा, तब मैं अपना जवाब दूं। देखिए, अब शब्दों पे आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप दूसरों को बता रहे हैं कि अरे भाई, आपका नौटंकी गैंग है, ये साफ दिख रहा है। चलिए बोलिए। मुझे नहीं पता कौन से अखबार में पत्रकार हैं, ये बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे हम बात कर लेंगे। आप बोलिए, विधु रावल जी बोलिए। आप मेरे बारे में गूगल पे जाके पता कर लीजिए, अपनी सरकार से पता कर लीजिए। आप जैसे औरों को समय देते हैं, अब ये फिर बोल रहे हैं। अपनी सरकार से पता कीजिए, आप मुझसे नहीं। संजय जी ये पर्सनल डिबेट नहीं है, मैंने कितनी बार कहा है। परिचय दे दो ना। ये पर्सनल डिबेट नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं, ये सबको पता है। किसने बना दिया? सब अपना अपना काम कर रहे हैं सर। विधु रावल जी, संजय जी 2022 का सोनिया गांधी के यहाँ से डिक्टेशन लेकर आते हो क्या? ठीक है संजय जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अब नहीं बोलेंगे बीच में, उनको अपनी बात पूरी करनी दीजिए। उन्होंने भी आपकी पूरी बात सुनी थी ना, तो आप भी सुनिए जी। बोलिए रावल साहब। और जिस तरह आपने अपने साथियों को कहा, मेरा आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए रावल साहब बोलिए। देश के अंदर एक एजेंडा पत्रकारिता, सर अब पत्रकारिता पे देश के अंदर एक एजेंडा पत्रकारिता, किसानों के आंदोलन, कृषि कानून पर हम चर्चा। अरे भाई, मुझे मेरी बात कहने दो ना। हाँ बोलिए। अरे मुझे मेरी बात कहने दो ना, मैं किसान के आंदोलन की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप चुप तो होंगे। हाँ बोलिए। आप तो शांति नहीं बिल्कुल भी, आप हर वाक्य के बीच में टोकते हैं। अच्छा बोलिए। एक बार ये रिकॉर्डिंग देखना, आपने कोई वाक्य मुझे पूरा करने दिया हो तो। इससे पहले 5 मिनट तक लगातार आप ही बोले, आप भी देखिए सर। आप ध्यान से सुनिए, बोलिए। चलिए अब अवसर दीजिए भाई साहब, मेरे से आपने सवाल पूछा है, आप कितना समय नष्ट कर चुके हैं? हाँ बोलिए। आप अगर ये सोचते हैं ना, आप अपने बेफजूल की बातों से मुझे दबा लेंगे, नहीं दबा पाएंगे। मेरे पास चीजें आपसे ज्यादा है। पहली बात, चलिए बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम एक ऐसे युग में हैं जहां पर नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जहां पर बहुत सारी सरकारें विदेशी फंड से दूसरे देशों को अस्थिर करने के लिए एजेंडा पत्रकारिता चलवाती हैं। पहली बात तो ये, आप उसमें शामिल है नहीं है, इस पे मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये आपको वास्तु स्थिति बता रहा हूं। दूसरी बात, आंदोलन जीवी जो है, इसको गाली ना समझिए, ये एक वास्तु स्थिति है। देखो, आंदोलन जीवी का, इसको एक बार आप इसका भावार्थ निकालो क्या है। आंदोलन पर जीवित रहने वाले लोग, जिन्हें आंदोलन अच्छा लगता हो, जिन्हें अपना घर पसंद नहीं हो, यही तो होगा ना आंदोलन। अब इससे कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए, इनसे कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए जो की बातें चल रही हैं। देखिए, अब तक भी आपकी इको चल रही है, मुझे जो डिस्टर्ब कर रही है, अब तक भी आपने वो फिक्स करवा पाए। कोई बात नहीं, मैं आपको बात बताता हूं। आपने मेरे से 2022 की बात कही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था। ये 3 कृषि कानूनों के जरिए किसान की आय बढ़ाने का काम था, किसान को आजाद करने का काम था। किसान जिस प्रकार कुछ चंद लाइसेंसी लोगों के पास जो है अपनी फसल बेचने को विवश था, उसकी विवशता को दूर किया था। कहा था कि अब अगर किसान का मन करेगा तो ही वो लाइसेंसी जो बिचौलिए हैं उनके पास जाकर फसल बेचेगा। पहली बात तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी जरूर। तो एक तो ये, दूसरा किसान, ताकि फसल में विविधताएं हुई, ताकि किसान को जहां पर जोन सी फसल बेहतर अच्छी लगती हो, फसल की विविधताओं को देखते हुए जोन सी मार्केट अच्छी लगती हो, जिस स्थान की लगती हो, तो वन नेशन वन मार्केट के तहत उसको ये सुविधा देने की बात थी कि वो कहीं भी जाकर जोन सी मार्केट में उसको रेट ज्यादा मिलता हो बेच पाए। ये आज तक नहीं है, अभी किसान प्रतिबंध में वापस से आ गया है। दूसरा जो था मामला कि अगर किसान सोचता है कि अभी तुरंत उसको नहीं कर सकता, तो एक किसान समूह बनाकर, एफपीओज बनाकर, कुछ किसान मिलकर केवल लाइसेंसी व्यापारी ही क्यों स्टोर कर पाए? केवल जिसके नाम पर ये आंदोलन लड़ते रहे, एक अडानी और एक अंबानी, उसको कौन सा कानून आज रोकता है किसी चीज को स्टोर करने का? कोई भी नहीं। जिसके पास लाइसेंस है वो असीमित स्टोर कर सकता है, लेकिन किसान को रोका जाता था जिसको लाइसेंस नहीं मिलता था। लाइसेंस क्यों नहीं मिलता था? एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस पर नहीं जाएंगे। तो ये लाइसेंसी राज खत्म करके कहा जिस किसान का मन करे अपनी फसल को मिलकर स्टोर करने का, ऐसा 5, 7, 10 किसान भी मिलकर एफपीओज बनाकर अगर स्टोर कर जिस समय रेट ज्यादा है उस समय बेचने का मन हो, ये कर सकते हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो कानून था उसका एक चलन चला हुआ है, लंबा चलन, पंजाब में ज्यादा है, हरियाणा में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके लिए कोई रूल्स नहीं थे, कोई भी आकर धोखा कर सकता था, धोखा, और बहुत सारी घटनाएं मिली, तो उसके लिए रूल्स फ्रेम किए गए और किसान के हित में फ्रेम किए गए। ये सारे कानून, ये सारा प्रयास किस तरफ था?
किसान की आय बढ़ाने के लिए था, किसान की आय दुगना करने के लिए था। इसके अलावा मैं आपको बहुत जल्दी 1-2 पॉइंट और देता हूं। जल्दी से रावत साहब, क्योंकि और लोगों के पास भी जाना है और आप देखिए समझदार व्यक्ति हैं, इस बात को आप भी समझते हैं कि समय की सीमा होती है। छोटे पॉइंट, जल्दी से आप 1-2 छोटे पॉइंट। जी बोलिए। बहुत छोटे। हाँ, देखिए पिछले 7 सालों में 8,73,000 करोड़ जो है वो किसानों को एमएसपी पर खरीद का मिल चुका है, जो सरकार ने दिया है। एमएसपी क्या है? एमएसपी कोई रेट नहीं है किसी चीज का। एमएसपी वो रेट है जिस पर सरकार खरीद करती है, उस रेट को बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी किसी चीज का रेट नहीं है, लेकिन सरकार ने 8,73,000 करोड़ की खरीद की है। इसके बदले, इन 7 सालों के बदले, उससे पहले के 10 सालों की तरफ जाए जिसमें यूपीए की जो सरकार थी, जिसका समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, वो केवल 313 करोड़ की एमएसपी पर खरीद कर पाई। हमने 23 फसलों को लिस्ट किया कि ये एमएसपी उनकी है। बहुत सारी फसलों ने, बहुत प्रांतों ने लिया। इसके अलावा बहुत जल्दी से बताऊंगा, हमने जोखिम फ्री किसान की तरफ हम बढ़े, किसानी की तरफ बढ़े। हमने बड़ा ऐतिहासिक जो है फसल बीमा योजना लागू की। हमने ये तय किया कि अगर खेत के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा के चलते कोई खराबा होगा, तो खराबा किसान के पास नहीं होगा, वो सरकार के खजाने पर वो ओले पड़ेंगे। वो जो नुकसान होगा वो सरकार के खजाने पर होगा, किसान के खेत पर नहीं होगा। ये हमने तय किया। हमने इसके अलावा एमएसपी जो है, हर एमएसपी को 50% लागत उसमें जोड़कर A2+FL के फॉर्मूला, जो स्वामीनाथन आयोग की द्वारा, कमेटी के द्वारा सुझाया गया था, A2+FL, उसके तहत हमने रावत साहब जवाब ले लेते हैं रावत साहब। एक के बाद एक हमने कृषि मैं समझ गया सर, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है रावत साहब, आपने अपनी बात पूरी कर ली है। संजय जी देखिए, रावत साहब ने जो एक बात कही है वो बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई चीज दशकों से चली आ रही है और अगर उसमें किसी को लग रहा है कि उसमें सुधार की गुंजाइश है और उसमें अगर सुधार सरकार ने किया है, तो सुधार को स्वीकार करने में इस तरह से गुरेज क्यों? संजय जी, इस बात को तो ख्याल हमें रखना पड़ेगा कि अगर कोई चीज पुराने ढर्रे पर चलती आ रही थी, अगर उसमें उसको सुधार किया है तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते, 1 2 साल 3 साल, जब लगता कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो उसके बाद ये चीजें हो सकती थी जो अब हो रही हैं। लेकिन इस तरीके से किसी भी चीज का इंप्लीमेंटेशन ठीक से हुआ भी नहीं और उसका बखेड़ा खड़ा कर देना उचित है ये? संजय जी जल्दी से, अब 20 सेकंड का समय आपके पास, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास, समय बहुत कम है जी। संवाद की कमी थी किसानों की और उनके बीच में, और एकाएक कानून को आने से किसानों के अंदर एक भय व्याप्त हो गया, जिसके वजह से इतना बड़ा यह आंदोलन हुआ। इन्होंने जिक्र किया स्वामीनाथन आयोग का, मैं उसी पे जिक्र करता हूँ। स्वामीनाथन आयोग की कुछ बातों को लेकर के ये 3 कृषि कानून बना दिए गए। अक्सर वो आयोग किसने बनाया, किसके कार्यकाल में हुआ, इसकी भी जानकारी लेंगे तो पता चला कि मनमोहन सिंह जी ने उसको किया था, लेकिन उन्होंने समय की कमी है। रामेश्वर जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, कानून को लेके आए थे, ये 3 कृषि कानून लेके आया था। आगे समय मिलेगा तो आपको पूरा मौका मिलेगा, अभी मेरे पास समय की कमी है। रामेश्वर जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आखिरी कमेंट है सर, ये बताइए कल की क्या तैयारी है आपकी? कल की, फिर उसके बाद 27 की, 29 की क्या तैयारी है आपकी? जो भी तैयारियां होगी वो बिल्कुल आपके सामने समक्ष होंगी। और सबसे पहले तो जो किसान मोर्चा है जिसकी बात करें, संयुक्त किसान मोर्चा की, वहाँ पे मीटिंग होगी, वहाँ पे जो डिसीजन फाइनल होएगा वो आप लोगों से बिल्कुल डिस्कस हो जाएगा। रही बात, मुख्य मुद्दा यही है कि जैसे 3 काले कानूनों की बात करते हैं हम, एमएसपी को छोड़ करके सिर्फ कानूनों की बात करना बेईमानी होगी किसान आत्मा के साथ, किसान साथियों के साथ, क्योंकि ये आंदोलन अब उनके समय की कमी है। बिल्कुल रामेश्वर जी आपका, प्रोफेसर विदु रावल जी आपका, और इसके साथ ही कमांडो रामेश्वर जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेश डूड जी भी हालांकि हमारे साथ जुड़ने थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए। और संजय राय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मसला में फिलहाल इतना ही, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये किसान आंदोलन कब और कैसे खत्म होगा, क्यों किसान इस आंदोलन को अब लगातार हवा दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी सरकार की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।